सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे इशू पे बोलने वाले जो थर्ड स्पीकर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें आप सोर्स 3 से और उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हु वॉज अगेन अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनका आर्ग्यूमेंट था कि इट इज़ अ पॉइजन दैट हैड एंटर्ड बॉडी पॉलिटिक, इट हैड टर्न वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर, इट हैड डिवाइडेड द नेशन, इट हैड कॉज्ड ब्लडशेड एंड इट हैड लेड टू ट्रैजिक पार्टीशन। तो वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए था, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में जहर भर रहा था, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहा था, नेशन को उसने पार्टीशन करवा दिया था, और बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ था, यानी लोग काफ़ी मरे थे इस पार्टीशन की वजह से। फोर्थ स्पीकर जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिया वो थे गोविंद वल्लभ पंत। सोर्स 4 और 5 में उनका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। उनके आर्ग्यूमेंट्स थे separate electorate was harmful for nation and it was harmful for the minorities, and he agreed with B. Pokar Bahadur on two issues. Every citizen should be satisfied in material wants and self-respect, and democracy should generate confidence among different section of people. तो ये दो चीज़ें थी जिस पे वो एग्री करते थे, but still he opposed more arguments and gave more arguments. It was suicidal demand, जो separate electorate था वो minorities के लिए suicidal था according to गोविंद वल्लभ पंत, because it would isolate the minorities and make them vulnerable and deprive them of effective say in government. For unified nation, every individual had to be molded into a citizen of state. तो according to गोविंद वल्लभ पंत, अच्छा एक सिटीज़न होने के लिए या सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सिटीजन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट करने की ज़रूरत थी, और नेशन में एक सार होना यानी असिमिलेट होना ज़रूरी था सबके लिए. कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट राइट्स फॉर सिटीजन्स लॉयल्टी टू द स्टेट as cultural entities. Member of all communities had to act as equal members or else there would be divided loyalties. एक देश में दो तरह की लॉयल्टी नहीं हो सकती थी अकॉर्डिंग टू गोविंद वल्लभ पंत. सबको एक सुर में या एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत थी, और अपनी अपनी कल्चरल एंटिटीज़ को बचाते हुए ऑल कम्युनिटीज़ हैड टू एक्ट एज इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी. आगे गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाने में रुकावट पैदा करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए. नेक्स्ट स्पीकर थी फिफ्थ स्पीकर बेगम एजाज रसूल, हु वाज आल्सो अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनका आर्ग्यूमेंट था that separate electorate was self-destructive and it would isolate minorities from majorities. तो ये दो ओपिनियन थे बेगम एजाज रसूल के. Therefore, by 1949, Muslim members of Constituent Assembly agreed that separate electorate was against the interest of the minorities, and Muslims needed to take active part in democratic process. Constituent Assembly के जितने भी मुस्लिम members थे 1949 तक आते आते ये मान गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट देश के लिए या उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, हार्मफुल था, इसलिए टू बी अ पार्ट ऑफ एन एक्टिव पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहने के लिए ज़रूरी था कि इसको छोड़ दिया जाए. अब आते हैं हम एन.जी. रंगा, जो कि एक सोशलिस्ट और लीडर ऑफ पेजेंट मूवमेंट थे. उन्होंने माइनॉरिटी को कैसे डिफाइन किया इसमें देखते हैं. यू हैव टू रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एंड सोर्स 6 एन.जी. रंगा के थॉट्स के लिए. उनका आर्ग्यूमेंट था कि माइनॉरिटीज़ जो थे वो इकोनॉमिक टर्म्स में उसको डिफाइन करना चाहिए, कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे उनको माइनॉरिटी मानना चाहिए. दे वर द रियल माइनॉरिटीज़, दैट इज़ द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग लीगल राइट्स टू ईच इंडिविजुअल विथ सर्टेन लिमिट्स वेलकम्ड बाई एन.जी. रंगा. कि कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को एक लिमिट में जो भी लीगल राइट्स देना है वो दे, एंड दे शुड हैव द राइट टू लिव एंड हैव फुल एम्प्लॉयमेंट. और राइट्स कौन से होंगे कि लोगों को राइट टू लिव हो, लाइफ हो, और राइट टू फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्लस सिविल लिबर्टीज़ मिले, और ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए जाए जिसमें उन्हें राइट्स इंजॉय करने को मौका मिले.
Therefore, according to N.G. Ranga, there was a gap between the broad masses who were poor and their representative who came from higher society. अब पेज नंबर 422 पे एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन और क्वेश्चन 6 ऑफ एनसीईआरटी अबाउट द डिप्रेस्ड क्लास, जिसमें दैट इज़ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. एनजी रंगा के में हमने डिप्रेस्ड क्लास के बारे में देखा. अब देखते हैं कि जयपाल सिंह जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे या उनके क्या विचार थे. तो माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू जयपाल सिंह, that is the tribals, was they needed to be protected and the condition should be created to bring them up. They were dispossessed of their land, forest and pastures. ब्रिटिश जो थे जब उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया था तो मोस्ट ऑफ द ट्राइब जो थे फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको जंगल छोड़ के निकलना पड़ा था, क्योंकि ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स, रिजिड रूल्स थे जिसमें वो ना तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फ्रीली पहले की तरह यूज़ कर सकते थे, ना अपने जो जानवर थे वो वहाँ पे चरा सकते थे, और ना वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कर पाते थे. तो इसके लिए जयपाल सिंह ने कहा कि ये सारी चीज़ें वापस उनको मिलनी चाहिए जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं. एंड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जयपाल सिंह टर्न देम अवे एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड. ट्राइबल्स को जो बाकी नॉन ट्राइबल्स थे वो प्रिमिटिव मानते हैं और बैकवर्ड मानते हैं, जिस चीज़ को, जिस गैप को फिल करना चाहिए. टू ब्रेक इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस दैट सेपरेटेड देम फ्रॉम सोसाइटी. और ऐसे डिस्टेंस को जो इमोशनल भी था और फिजिकल भी था उसको सोसाइटी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हटा दे. और उन्होंने क्या डिमांड किया? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर, बट ही नेवर आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. जयपाल सिंह का सीधा जो डिमांड था वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर था, यानी पार्लियामेंट में, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए उन्होंने कभी भी अपना विचार आगे नहीं किया. नाउ कमिंग टू B.R. Ambedkar, who talked about scheduled caste, question 6 NCERT, about the depressed class. According to B.R. Ambedkar, he demanded separate electorate during freedom movement for depressed class. Gandhi opposed it, and Gandhi's argument was that it will segregate scheduled caste from रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. जिस तरह से माइनॉरिटीज़ शुरू में डिमांड कर रहे थे, मुस्लिम माइनॉरिटी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, उसी तरह से बिगिनिंग में 30s के पहले B.R. अम्बेडकर भी फेवर में थे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत आना चाहिए. लेकिन गांधी ने बिल्कुल उनके अगेंस्ट में, उस डिमांड के अगेंस्ट में उसको अपोज किया, ये कहते हुए कि अगर ऐसा हुआ तो जो शेड्यूल्ड कास्ट ऑलरेडी डिप्राइव्ड है वो और सेग्रीगेट हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे जो नॉन SCs या नॉन शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी से. तो उन्हें बिल्कुल डिवीजन ऑफ सोसाइटी का सामना करना पड़ेगा. उसके बाद डिप्रेस क्लास, सोर्स 7 में अगर हम देखें तो और एक डिप्रेस क्लास कौन थे? अनटचेबल. तो हम डिप्रेस क्लास में 3 कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अनटचेबल्स. अनटचेबल्स कौन थे? The social norms and moral values had segregated them from society. Services and labor used, but they were refused entry into temple, kept away at a distance, no mixing, no dining with them. Untouchables वो कम्युनिटी थी जिनको अछूत कहा जाता था. अनटचेबल मतलब अछूत. उनको कम्युनिटी से बाहर रहना पड़ता था, जबकि वो कम्युनिटी को सर्व करते थे, लेकिन उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, उनके साथ कोई मिक्स नहीं होता था सोशली, उनके साथ खाना पीना लोग नहीं करते थे, और इस वजह से उनके राइट्स के लिए भी इन लीडर्स ने आवाज़ उठाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. नागप्पा, अनदर लीडर, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था डिप्रेस क्लास के बारे में? डिप्रेस क्लास आर नॉट न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, दे कंटेन 20 to 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. दे सफ़र ड्यू टू मार्जिनलाइजेशन, नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो नागप्पा जो थे उन्होंने डिप्रेस क्लास के बारे में एकदम कैलकुलेटेड बात ये करी कि वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी में नहीं, उनके नंबर, संख्या उनकी नहीं कम है, लेकिन उनकी जो फैसिलिटीज़ उनकी जो है वो इतनी कम है, इतना ज़्यादा वो मार्जिनलाइज्ड हैं, समाज के हाशिए पे आते हैं, बिल्कुल दूर रखा जाता है उनको समाज में, इसलिए. और उनको एजुकेशन नहीं उनको मिलती, और एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता. इस वजह से वो बैकवर्ड हैं, नॉट बिकॉज दे आर लेस इन नंबर.
Then another member of Constituent Assembly, KJ Khandelkar, he also argued for the depressed section of society, and his argument was that the depressed class were suppressed for thousands of years, so they cannot move forward, and their mind, body, soul do not work because of this deprivation and because of this depression. और इसका आउटकम क्या हुआ? व्हाट वाज द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज डिबेट्स ऑन माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस क्लास? नाउ अंबेडकर नो लॉन्गर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट. सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ इस डिबेट के बाद, जो डिप्रेस क्लास के राइट्स के लिए जो डिबेट्स हो रही थी, कि अंबेडकर जो थे उन्होंने अब जाके सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था वो गांधी के इंसिस्टेंट पे छोड़ दिया. सेकेंड क्या डेवलपमेंट हुआ? अनटचेबिलिटी प्रपोज टू बी एबॉलिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बिल्कुल कड़े शब्दों में सबने अनटचेबिलिटी को, या अछूत जो ये प्रैक्टिस थी, अछूत वाली प्रैक्टिस, उसको बिल्कुल इलीगल एबॉलिश करने की उन्होंने डिमांड करी. Then Hindu temples were open for all castes, and reservation in legislature and government jobs were granted to the scheduled caste and scheduled tribes and untouchables. And some felt that change of attitude was also necessary. Legal rights देने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक समाज में उनको लोग अपने बराबरी का दर्जा ना दे, ये कई लोगों ने फील किया. तो इतना ये दिस इज़ हाउ वी कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास. अब हम आते हैं अपने फिफ्थ सेगमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड राइट्स. अब किसको कितना पावर मिलना चाहिए, ये एक पॉइंट था डिबेट का. सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, यानी यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होनी चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए. इस पे भी काफ़ी लंबी डिबेट हुई. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का, व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्रेटर पावर टू प्रोविंसेस, यानी स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, इसकी आर्ग्यूमेंट कौन कौन से लीडर्स ने करी. और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कनेक्शन डिड सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेक बिटवीन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर. कई ऐसे लीडर भी थे जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का डिमांड कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उस समय का जो पॉलिटिकल सिनारियो था वो बहुत इंडिया के लिए काफ़ी वल्नरेबल था, या काफ़ी कमज़ोर था. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी थी इंडियंस को आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर पार्टीशन. इस वजह से बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी. लेट अस बिगिन विथ वन स्पीकर, के संथानम फ्रॉम मद्रास, इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोविंस. उनका क्या आर्ग्यूमेंट था? क्यों प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? कि रीएलोकेशन ऑफ पावर टू स्टेट वुड स्ट्रेंथन बोथ. It would avoid overburdening of center, thus help it function better. के संथानम के हिसाब से अगर स्टेट्स को काफ़ी पावर मिल जाएगी तो जो सेंटर के ऊपर बोझ है सारी चीज़ों को संभालने का, वो कम हो जाएगा और सेंटर जो है वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे. संथानम्स आर्ग्यूमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोविंस was also about center would be made more stronger if power is also given to the states. अगर states strong होंगे तो सेंटर अपने आप strong हो जाएगा. फिर उन्होंने आगे कहा, द फिस्कल प्रोविजन वुड इम्पोवरिश स्टेट्स सिंस मोर टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू हैड बीन मेड प्रिजर्व ऑफ सेंटर. उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल प्रोविजन जो है वो स्टेट्स को गरीब बना देगा. कैसे? क्योंकि जो आपने टैक्स का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें ज़्यादा टैक्स जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट है वो सेंटर के पास है और स्टेट के पास कम है. इसलिए स्टेट के पास अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो स्टेट्स तरक्की कैसे करेंगे. आगे संथानम प्रिडिक्टेड डार्क फ्यूचर फॉर स्टेट्स इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट स्क्रूटिनाइज, स्टेट कुड रिवोल्ट अगेंस्ट सेंटर. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर आगे जाके सेंटर ने ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया और स्टेट को कम पावर दिया और स्टेट को राइट्स कम दिए, तो कई फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई स्टेट सेंटर के खिलाफ रिवोल्ट कर दे. उड़ीसा के एक मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोविंस के बारे में जो फेवर में बोला उसमें आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया, द सेंटर विल ब्रेक सिंस पावर इज एक्सेसिवली सेंट्रलाइज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेनी मेंबर्स फॉट हार्ड टू पुट मोर आइटम ऑन स्टेट लिस्ट दैन सेंटर, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट. उन्होंने कहा, जो एक मेंबर थे उड़ीसा से, उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेट को नहीं पावर मिली
और सारा पावर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की तो सेंटर को फाइनली जाके टूटना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स थे जिन्होंने स्टेट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को डालने की कोशिश करी और मोर देन सेंटर या यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट से। उसके बाद आते हैं जो प्रोविंस के स्ट्रॉन्ग प्रोविंस के फेवर में जिन्होंने आर्गुमेंट दिया था, वो स्पीकर थे रामास्वामी मुदलियार। सोर्स 9 आप रेफर कर सकते हैं उसके लिए। फेवरिंग फॉर मोर पार्ट टू सेंटर डज नॉट मेक वन मोर पेट्रियोटिक। उनका ये कहना था कि अगर आप बार बार यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादा पावर की बात करें या उनके ज़्यादा पावर के लिए एडवोकेट करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं। स्टेट्स को भी बराबर के पावर्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज स्पीकर्स। अब हम बात करेंगे उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी और पेज 425 पे क्वेश्चन है, डिस्कस आर्ग्यूमेंट एडवोकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट इज मोर पावर टू द सेंटर। एंड द फर्स्ट लीडर और द फर्स्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो तर्क था या उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो था, अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी इज इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस, can't coordinate vital matters of common concern and can't speak effectively for the whole country internationally। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट वीक हुई तो बाहर इंटरनेशनल फोरम पे इफ़ेक्टिवली नहीं बात कर पाएगी कंट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी बड़े मैटर्स में, जो जनता के मैटर्स होते हैं या कॉमन कंसर्न के जो मैटर्स होते हैं, और इट विल बी इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस, शांति रखने में अक्षम होगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक्सप्लेन। जब एडवोकेसी होने लगी स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए तो कुछ पॉइंट्स भी लिए गए उनको स्ट्रॉन्ग सेंटर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देयर वर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन जो था दैट वाज प्रिजर्व फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट जो था वो दैट वाज फॉर स्टेट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो था थर्ड लिस्ट, दैट इज द स्टेट एंड सेंटर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मोर आइटम्स वर प्लेस्ड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल देम। क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का ये सिस्टम होता है कि अगर कोई भी किसी भी मैटर पे अगर डिस्कशन होता है या उस पर डेडलॉक जैसा हो जाता है तो उसमें सेंटर का जो से होता है वो प्रिवेल करता है। इसलिए मोर आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कुड कंट्रोल देम। मेनी आइटम्स एक्सक्लूसिवली गिवन टू यूनियन कंट्रोल, दैट इज मिनरल की इंडस्ट्रीज, जितने भी कोर सेक्टर्स थे वो सेंटर के अंडर आए। फिर आर्टिकल 356 विच गिव सेंटर द पावर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन गवर्नर्स रिकमेंडेशन, दैट इज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ये एक बहुत बड़ा पावर था सेंटर के लिए। And constitution made a complex system of fiscal federalism। इसके एग्जाम्पल्स हैं, कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्स वेंट अंडर सेंट्रल कंट्रोल, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी वर शेयर्स विद स्टेट, एंड एस्टेट ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन बॉटल लिकर कैन लेवी कलेक्ट ऑन देयर ओन स्टेट कंट्रोल, इट वॉज अंडर स्टेट कंट्रोल। एज आई सेड, फिजिकल फेडरलिज्म जो कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू था उसमें सेंटर के कंट्रोल में आया कस्टम ड्यूटीज़ और कंपनी टैक्स। शेयर वो चीज़ें जो सेंटर स्टेट के साथ शेयर कर रही थी वो है इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। और जो स्टेट के कंट्रोल में एक्सक्लूसिवली आया यानी उस पर स्टेट खुद अपने टैक्सेस लगा सकते हैं, वो था एस्टेट ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स एंड टैक्स ऑन बॉटल लिकर। तो ये डिवीजन हुआ रेवेन्यू कलेक्शन का। सेकेंड स्पीकर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे BR अम्बेडकर, who was in favor of strong center। उनके arguments थे, he wanted much stronger center than created under Government of India Act 1935। Government of India Act 1935 के अंडर जो सेंटर की जो कल्पना की गई थी या जो डिज़ाइन किया गया था उससे कहीं ज़्यादा अम्बेडकर चाहते थे कि सेंटर को कंट्रोल मिले पूरे कंट्री पे। अम्बेडकर ने इसके लिए रीज़न क्या दिया, राइट्स एंड वायलेंस रिप्ड द नेशन अपार्ट टू स्टॉप कम्युनल फ्रेंजी। ऑलरेडी कंट्री पार्टीशन के रूप में बहुत ज़्यादा राइट्स और बहुत सारा वायलेंस इंडिया देख चुके थे इंडियंस, और उस कम्युनल फ्रेंजी को, जो कम्युनल डिफरेंसेस हो गए थे उनको रोकने के लिए रोकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत थी। थर्ड स्पीकर थे गोपाला स्वामी अयंगर जो हु वाज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
एंड हिज आर्ग्यूमेंट वॉज सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. सिंपल शब्दों में उन्होंने कह दिया था कि जितना हो सके सेंटर को स्टेट से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. और फोर्थ स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर अपना आर्ग्यूमेंट दिया वो थे बालकृष्ण शर्मा. और उनके वेरियस आर्ग्यूमेंट्स थे, सेवरल आर्ग्यूमेंट्स आप कह सकते हैं. फर्स्ट था ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर वेलबींग ऑफ द कंट्री. लोगों का भला तभी हो सकता है बराबरी के स्तर पे जब एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा. मोबिलाइज इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल. जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है कंट्री के उसको सेंटर ही अच्छी तरह मोबिलाइज कर पाएगा बिना किसी पार्शियलिटी के. एस्टैब्लिश प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. सब देन डिफेंड कंट्री अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन. कोई फॉरेन अटैक हुआ तो सेंटर अगर स्ट्रांग होगा तो उसको कंट्री को बचाना आसान हो जाएगा, डिफेंड करना आसान हो जाएगा. यहाँ एक क्वेश्चन हम देखते हैं. वाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन शो अ डिस्टिंक्ट बायस टूवर्ड्स मोर पावर टू सेंटर? वाई डिड मेनी लीडर्स चेंज देयर स्टैंस ऑफ मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस? एक तो पहले मैक्सिमम लीडर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग सेंटर को एडवोकेट कर रहे थे या उनके फेवर में बोल रहे थे, प्लस बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में थे वो भी बाद में जाके उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग सेंटर का साइड ले लिया था, यानी दे ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग सेंटर. इसका रीज़न क्या था? This answer will be divided into two parts. पहला था the violence at the time of independence gave a push towards centralization to control the chaos for economic development. 3 कारण दिए गए. पहला तो था कि जितना भी chaos था, जितना भी आज़ादी के टाइम में जो कन्फ्यूजन हो गई थी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करना बहुत ज़रूरी था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के द्वारा. प्लस जो पार्टीशन के टाइम में वायलेंस हुआ था, जो मार काट मचा था, उसको भी तभी ठीक से कंट्रोल किया जा सकता था जब यूनियन गवर्नमेंट जो थी वो स्ट्रांग होती. सेकेंड जो पार्ट है इसमें, मेनी लीडर्स हु अग्रीड टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस वॉज टू एश्योर मुस्लिम लीग दैट सेंटर वुड नॉट इंटरफेयर इन देयर domain, and but later leaders realized no such political pressure so that they favored strong center. शुरू में कुछ लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी बाद में स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में चले गए जब उन्होंने देखा कि सिनेरियो चेंज हो रहा था और सेंटर को मुस्लिम लीग प्रेशराइज कर रहा था कि उनको उनकी ऑटोनॉमी को कोई टच ना करे. तो फिर लीडर्स स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ मुड़ गए. इस तरह से इस सेगमेंट में हमने 2 एस्पेक्ट देखे. एक दोज हु वर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स एंड अदर दोज लीडर्स हु वर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद many reasons that they give in favor of that. Now coming to the 6th segment, the language issue. Language issue यानी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए और इसमें महात्मा गांधी ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे. इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए वी विल हैव टू रिफर टू क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एंड सोर्स 10. क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक टू रिजॉल्व द लैंग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी? यह है क्वेश्चन 8 एनसीईआरटी का. क्वेश्चन 4 है व्हाई डिड गांधी थिंक हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, या क्वेश्चन 4 का ऑल्टरनेटिव सोर्स 10 भी है. और एक और लैंग्वेज, हाउ डिड हिंदुस्तानी लैंग्वेज फेस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. सबसे पहले आंसर 4 हम देखेंगे. बाय 1930 कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी क्या था, ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज. और गांधी का आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में था, हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के फेवर में था. और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो थे दैट ही रिटेन्ड हिज फेथ इन कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ हिंदुस्तानी. वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज से क्या होगा, इंडिया का जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो डाइवर्स कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो बरकरार रहेगी अगर लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलते रहे. हिंदुस्तानी क्या था, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू. सेकेंड था एवरी वन शुड स्पीक अ लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड. हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो सब लोग समझ पाते थे, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज थी और कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी. और वो गांधी चाहते थे कि इस भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के समझ आए. थर्ड क्या आर्ग्यूमेंट था, हिंदुस्तानी इज़ पॉपुलर अमंग लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. एज आई सेड कि मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पोक हिंदुस्तानी. अ कॉम्पोजिट
लैंग्वेज एनरिच्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर। कोई भी लैंग्वेज तभी रिच होगा जब उसमें डाइवर्स कल्चर आएंगे और लोग एक तरह से गिव एंड टेक का टेम्परामेंट रखेंगे लैंग्वेज के मामले में। Then it had incorporated words and terms from diverse culture, ideal language of communication between diverse communities, which unified Hindu, Muslim and North and South। तो हिंदुस्तानी से गांधी का मानना था कि नॉर्थ साउथ से जुड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से जुड़ेंगे, मुस्लिम हिंदू से जुड़ेंगे, साउथ नॉर्थ से जुड़ेगा। और इससे इंडिया का जो कॉम्पोजिट कल्चर है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छे से रहेगा। अब एक और क्वेश्चन जो हमारा था, हाउ डिड हिंदुस्तानी लैंग्वेज फेस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। इसमें वेरियस पॉइंट्स हम देखेंगे। अ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट डीपेंड, हिंदी एंड उर्दू स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट, हिंदी मोर संस्कृताइज्ड टेकिंग अवे वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक, उर्दू वाज मोर पर्शियनाइज्ड। और अब जो था लैंग्वेज तो था वो एसोसिएट होने लगा पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ से। यानी अब लैंग्वेज किसको लोग क्या प्रेफर करते थे, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रेजेंट करते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक टू रिजॉल्व द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। हिंदुस्तानी का एडवोकेसी हो रहा था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जन्म ले रहा था, तो किस तरह से कोशिश की गई लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को सेटल करने की या उसको ओवरकम करने की। क्वेश्चन 8 के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे आरवी धुलेकर, जो कांग्रेसमैन थे यूपी से, हु वॉज इन फेवर ऑफ हिंदी टू बी यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा हिंदी में बने और उसमें इंग्लिश का कोई भी इफेक्ट ना हो। और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो थे, इन कॉन्स्टिट्यूएंट इफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली members do not know Hindustani, they are not worthy to be a member. He wanted Hindi not only as official language but also as national language, and the tone of Dhulekar was making many members perturbed. बहुत रिजिड तरीके से आरवी धुलेकर ने अपना पॉइंट रखा, काफ़ी प्रो हिंदी और ख़ास करके प्रो सांस्कृतिक हिंदी को उन्होंने उस तरह से प्रेजेंट किया कि बहुत सारे लोग उनकी बात को नहीं मानने के लिए मजबूर थे। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई उनकी बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नहीं आता हिंदुस्तानी, जो नहीं बोल सकते, वो बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरशिप से हट जाएं। और वो चाहते थे कि हमारी जो हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही ना बने बल्कि नेशनल लैंग्वेज भी बने। नेक्स्ट जो स्पीकर थी इन फेवर हु वाज अगेंस्ट हिंदी इन साउथ इंडिया वाज श्रीमती जी दुर्गाबाई। उनके हिसाब से जो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दिए थे कि अगर ज़्यादा हिंदी को साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, उसको इम्पोज करने की कोशिश गई, तो इट विल कट द रूट्स ऑफ प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया के प्रोविंशियल जो लैंग्वेजेस हैं या जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो खुद इतने स्ट्रांग है कि उनका मानना था दुर्गाबाई का कि अगर ज़बरदस्ती हिंदी को हर जगह इम्पोज किया गया तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। जी दुर्गाबाई जो थी वो एक गांधीयन थी, इसीलिए गांधी के कहने पर उन्होंने हिंदुस्तानी को प्रोपोगेट ज़रूर किया साउथ में, लेकिन हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो अब जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज था वो चेंज हो रहा था, वो ज़्यादा संस्कृताइज हो रहा था। वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेज वर टेकन आउट एंड इरोजन ऑफ इट्स कॉम्पोजिट कल्चर। हिंदुस्तानी शुरू में क्या था, कॉम्पोजिट कल्चर था, उसमें वर्ड्स हिंदी के भी थे, उर्दू के भी थे, पर्शियन के भी थे, संस्कृत के भी थे और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स थे। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा था, इसलिए जो श्रीमती जी दुर्गाबाई थी उनको परेशानी हो रही थी साउथ में उसको इम्प्लीमेंट करने में। थर्ड स्पीकर थे शंकर राव देव बॉम्बे के, हु फेवर्ड एकोमोडेशन। उनके हिसाब से एक मिला जुला सा इसमें सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। ही वॉज अ कांग्रेसमैन एंड गांधीयन एंड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज लैंग्वेज ऑफ नेशन। कौन? शंकर राव देव। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड द मेंबर्स नॉट टू रेज सस्पिशन एंड फियर बाय फोर्सिंग द लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा कि ज़बरदस्ती भाषा को इम्पोज करके उसके प्रति डर ना पैदा किया जाए लोगों के बीच में। फाइनली आए फोर्थ स्पीकर टी ए रामलिंगन चेट्टियार, जो मद्रास के थे।
उन्होंने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया उसमें कहा कि कोई भी भाषा को इम्पोज करने या इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, खास करके इफ़ यू आर ट्राइंग टू पुश हिंदी अग्रेसिवली इट विल मेक पीपल फियरफुल एंड लेफ्ट बिहाइंड। अगर साउथ इंडिया में जहाँ लोगों को हिंदी बिल्कुल बोल नहीं पाते लोग, वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको इम्पोज किया गया हिंदी को, तो लोगों में एक फियर फैक्टर आ जाएगा, लोग डरना शुरू कर देंगे और पीछे छूट जाएंगे तरक्की में। एंड ही ऑल्सो आस्क फॉर नीड ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंड नॉट बाई फोर्स। उन्होंने ये कहा कि चीज़ें म्यूचुअल एग्रीमेंट से होना चाहिए, एडजस्टमेंट से होना चाहिए, कुछ एक इंसान कुछ दूसरे की चीज़ को एक्सेप्ट करे और दूसरा इंसान पहले की चीज़ को, पहले के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, इस तरह से एकोमोडेशन होना चाहिए या एडजस्टमेंट होना चाहिए। फोर्सिबली आप कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज नहीं इम्पोज कर सकते, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट। ये था टी ए रामलिंगन चेट्टियार का आर्ग्यूमेंट। इस तरह से वी हैव सीन 4 आर्ग्यूमेंट्स इन फॉर हिंदुस्तानी, and we have also talked about Mahatma Gandhi's argument for making Hindustani as official language and also the political controversy। तो ये इस तरह से लैंग्वेज इशू भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नाउ वी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर चैप्टर, of the last chapter of book 3, that is segment 7, where we will discuss about the feature or assessment of Constitution of India। इस तरह से सारे डिबेट्स होते होते फाइनल शेप दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसका फीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे। दैट कॉन्स्टिट्यूशन एमर्ज थ्रू इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। हमने एक एक केस स्टडी की है जिससे हमने जाना है कि बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन हर एक इशू पे हुआ था, और तब जाके जितने भी मेंबर्स थे वो किसी राइट कंक्लूजन पे पहुंचे थे। एंड थ्रू अडॉप्टिंग मिडिल ग्राउंड एज मैनी ऑन मैनी इशूज़। इतनी सारे डिफरेंसेस थे, इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे थे विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन फिर भी बहुत समझदारी से, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी समझदारी से एक बीच का रास्ता हर एक इशू के लिए निकाला, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, जनता को भी प्रॉब्लम ना हो, पब्लिक कुड एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स इन अ वेरी स्विफ्ट मैनर। और इसका जो फर्स्ट फीचर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था, देयर वॉज सब्सटैंशियल एग्रीमेंट ऑन सम प्रोविजन और सम इश्यूज। कई एक ऐसे मसले थे जिस पे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों ने एक मत से, या ध्वनि मत जिसको कहा जाता है, एक मत से उसको पास कर लिया। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, विच वॉज रिमार्केबल केस ऑफ इंडिया। US एंड UK ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी कुड वोट एट दैट टाइम। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में बन रहा था 46 से लेके 49 तक का जो पीरियड था, उसमें उस समय का जो अमेरिका था, US जो था, और या UK, वहाँ पे सिर्फ राइट टू वोट किसको था? मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, अमीर लोगों को। लेकिन इंडिया में जिस राइट टू वोट वॉज गिवन सिंस वेरी बिगनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड फीचर जो इसका था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था, वो था एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म। शुरू में प्रियम्बल में देयर वाज नो प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस वर्ड, बट ऑपरेशनल काफ़ी तरीके से था। सेक्युलरिज्म को बिना लिखे, बिना उसको मेंशन किए कई जगहों पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल था फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25 and 28 talks about freedom of religion. Article 29 and 30 talks about cultural and educational right. Article 14, 16 and 17 talks about right to equality. तो ये जितने भी थे राइट्स फंडामेंटल राइट्स के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अपने आप बढ़ावा देते थे सेक्युलर कैरेक्टर का। ऑल रिलीजन्स गारंटीड इक्वल ट्रीटमेंट, दे गिव राइट टू मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दे आर गिवन राइट, and state distanced itself from religious communities and banned compulsory religious instruction in state run school and colleges। तो इसमें सारे रिलीजन को बराबरी का दर्जा दिया गया, उन्हें ये राइट दिया गया कि वो अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जितने भी रिलीजन है वो चला सकते हैं, और स्टेट ने अपने आप को अलग कर लिया रिलीजियस मामलों में। अनलेस कि कुछ प्रॉब्लम हो तब तक स्टेट का इंटरफेरेंस रिलीजियस मामले में नहीं होता। और एक और चीज़ बैन कर दी गई कि स्कूल कॉलेज जो गवर्नमेंट रन स्कूल कॉलेजेस होंगे वहाँ धर्म की, किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, जिससे सेक्युलर कैरेक्टर को काफ़ी बल मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट आया कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इसी पॉइंट में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट वाज इलीगल एंड देयर हैज़ बीन जुडिशियस ऑफ स्टेट एंड रिलीजन एंड नॉट एब्सोल्यूट सेपरेशन। फाइनली ये देखा गया कि जो फ़र्क है या जो दूरी है स्टेट और रिलीजन में वो काफ़ी बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट सेपरेशन हो गया है कि बिल्कुल कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है रिलीजन के रिलीजियस इवेंट्स में, प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, उसमें अगर कोई झड़प हो गई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी भी रिलीजन को किसी और रिलीजन ने ऑफेंड कर दिया, तो उससे जो प्रॉब्लम राइज हुए, वायलेंस हुआ, क्लैशेस हुए, उसमें स्टेट बिल्कुल 100% इंटरफेयर करता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बट एज सच state doesn't interfere with the religious matter of any person in India. The last question of this chapter will be what do we understand or assess from the constitutional debates. अभी हमने फीचर्स की बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अब हम असेसमेंट देखेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुए थे उससे हम क्या समझते हैं। इससे 5 पॉइंट्स निकल के आते हैं जो फाइनल कंक्लूजन के लिए है। मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस हैड टू बी नेगोशिएटेड। काफ़ी ऐसे लोग थे जो हर एक बात पे उनके पास उल्टा तर्क होता था या उनके अपने तर्क होते थे, उसको अच्छे से नेगोशिएट करके एक कंसेंसस पे या एक समझौते पे पहुंचा गया। सेकंड वाज मेनी डिमांड्स फॉर आर्टिकुलेटेड, काफ़ी डिमांड को उसको ध्यान से उसको समझा गया। थर्ड था दे टेल अस अबाउट द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कई बार आइडियाज़ जो पहले प्रेजेंट किए गए थे उनको चेंज भी लास्ट मोमेंट पे कर दिया गया कई लीडर्स के द्वारा, और बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया काफ़ी इश्यूज़ पे आफ्टर मच रीथिंकिंग। बहुत सारे जो डिमांड थे उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया। तो इस तरह से ये सारे असेसमेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के, जिसके बाद अच्छी तरह से उसको समझ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया गया और it came into effect. Constitution of India finally came into effect on 26 January 1950. With this we come to the end of this chapter, that is theme 15. Hope you have understood the whole chapter. I have tried to explain each and every point in detail and and try to make all the points easy for you. And finally with this we come to the end of this chapter. Thank you very much. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।